साथियों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास जिसका टॉपिक है गद्यांश और पद्यांश, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी एसआई का हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, ठीक ना, पीएससी जेल वार्डन। इसके साथ साथ वो स्टेट पुलिस जो सामान्य हिंदी को पूछती हैं, इसके साथ साथ और भी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, यहाँ तक कि एसएससी जीडी भी पूछता है ना। तो ये टॉपिक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेशकीमती है। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए ताकि क्वेश्चन पुट करना आसान हो जाए। इधर साइड मैंने गद्यांश को दर्शाया है तो उसके सामने यहाँ पे क्वेश्चन भी पुट किए हैं। आप अपना मोबाइल तिरछा कर लीजिएगा। अगर आप लोग सीधा रखेंगे मोबाइल को तो इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा, इसे तिरछा कर लीजिएगा, बेटर दिखाई देगा। सबसे पहले हमको गद्यांश में पढ़ना होता है, उसके बाद में क्वेश्चन हल करने होते हैं। देखिए, इसकी एक कला आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पुट करिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद में पैराग्राफ पढ़िएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। अपने दिमाग में इस क्वेश्चन की एक इमेज बनाइए, फिर गद्यांश पढ़िए। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपनी सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में हम कहीं देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला, यानी एक दूसरे के छलने की जो कला, इसका खुलकर उपयोग करते हैं। पहले सवाल का आंसर मिल गया, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो खुलकर। तो पहले सवाल का आंसर आपका डी हो गया, ठीक है ना। यह जानते हुए कि, है ना, यह जानते हुए कि आपको पैसे से क्वेश्चन लेना है तो पहले क्वेश्चन ही पढ़िएगा दोस्त, ठीक है ना, फिर इसका उत्तर ढूंढिएगा। दूसरे सवाल का अब हल करते हैं हम लोग। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, नॉर्मल आपने सामान्य हिंदी में ये मुहावरा भी देखा होगा। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी इस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। मुंह में कुछ और, मन में कुछ और, छलने की कला का खुलकर उपयोग क्यों ना हम इस पैसेज से ही इस क्वेश्चन को पुट करें। देखिए, खुलकर उपयोग करते हैं, इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं, को यह जानते हुए भी वह सही अथवा सत्य नहीं, प्रतिनिष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वह एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड में या पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोग की जो स्थिति है वो यह है, मुँह में राम, यानी मुंह में कुछ और, मन में कुछ और। देखिए, मिल गया, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका मतलब दिया हुआ है सवाल में मुंह में कुछ, है ना, मुंह पे कुछ और बाद में कुछ। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है भैया, दो सवाल आपने कितनी आसानी से हल किए। इसी प्रकार हम लोग आगे के सवाल हल करते हैं इसी पैसेज से। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। अभी मैंने पढ़ा था, देखिए, आज पाखंड एवं दिखावे को हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। जो पाखंड है और जो दिखावा है वो जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। तो देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन पुट किया। तो इस सवाल का सही आंसर आप लोगों का क्या गया, पाखंड और दिखावे को हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। तो मैंने आप लोगों को यही सिखाया। क्वेश्चन पढ़िए और एक नज़र आप लोग पैसेज पर रखिए, ध्यान से कवर कीजिए, क्वेश्चन आसान बनेंगे। अगला सवाल यह, जानते हुए भी कि गलत बात है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं। यह जानते हुए कि गलत बात है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि। अब इस सवाल का आंसर ढूंढिए इसमें से जल्दी से। फटाफट से बताइए। देखिए, ये रहा, यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं, प्रतिनिष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड और दिखावा। तो इस सवाल का आंसर आप लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए, हम इसलिए उसे प्रकट कर लेते हैं क्योंकि पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है।
इसलिए जानते हुए भी कि गलत बात है उसके प्रति हम लोग निष्ठा प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन गया। चलिए सवाल नंबर 5 को करते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। पढ़ने के बाद आपको क्या लगा? सार्वजनिक जीवन। देखिए सार्वजनिक जीवन तो हो नहीं सकता, है नहीं, क्योंकि दिखावा और पाखंड यहाँ पे दर्शाया गया है। दिखावा, निष्ठा एवं विश्वास, निष्ठा एवं विश्वास। देखिए पाखंड वर्ड, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है। ये है हमारा इस टॉपिक का उपयुक्त शीर्षक। जो पाखंड है ना, वो हमने आज के जीवन का, जो जीवन का सत्य है वो मान लिया है। तो अगर आप लोग इस प्रकार से करते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 5 सवाल थे, 5 हल कर लिए हमने। चलिए भैया अगले सवाल में हम लोग 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। 6 से लेकर 10 तक के। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, आत्म संशय का तात्पर्य क्या है। इसे ढूंढता हूं कि आत्म संशय इस सवाल में दे कहां रखा है। तो देखिए फटाफट से मैंने ढूंढ लिया, आत्म संशय ये रहा। लेकिन इससे पहले मैं पढ़ूंगा कि मुझे इस सवाल का, है ना, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। अपनी आत्मा पर नियंत्रण, चलिए अपनी भावनाओं पर नियमन, अपने मन का वशीकरण, या इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन। तो क्या हो सकता है? आत्म संयमन, यानी अपने ऊपर संयम प्रकट करना। ठीक है ना, मन पर वशीकरण नहीं, क्योंकि यहां दिया हुआ है, ये देखिए इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है। ठीक है, प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको मिल चुका है कि इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन। जो इंद्रिय हैं आपके ज्ञानेंद्रिय, उनके विषय के प्रति, यह है आत्म संयमन का तात्पर्य। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया। सवाल नंबर दूसरा देखिए, ये सत्ता च्युत दे रखा है इसमें, यानी कि सत्ता से हटना, उतरना। इस सवाल का आप लोग बताइए वर्तनी की दृष्टि से विश्लेषण किस में दे रखा है। तो इस वाले से का आधा से बनेगा, से में ए छुपा हुआ है, तो देखिए से ए ये तो हो नहीं सकता। से के बाद में आधा ए भी आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। से और ए इसमें आए हैं या फिर इसमें आए हैं। फिर आधा तय बन रहा होगा, आधा तय भी। फिर इसके बाद में आधे तय के बाद में आ भी बन रहा होगा। ठीक है ना, आ भी ठीक है। च का आधा भी बन रहा होगा, ये भी ठीक है। ठीक है ना, तो फिर क्या है इसमें दिक्कत क्या है दोस्त? इसमें दिक्कत क्या है? आ के बाद में च में ए छुपा हुआ है, च में यह छुपा हुआ है, चय। तो इस सवाल का सही आंसर आप लोगों का गया है बी विकल्प। ठीक है ना, सत्ता च्युत का जो सही वर्तनी विश्लेषण होगा वो बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां आधा च है, आधे च के बाद में ए नहीं आएगा, क्योंकि आधा है ना, तो उसे ए तो तब लेते कि जब ये पूरा च होता, तो इसके लिए मैं ए भी ले लेता। ए नहीं लेना है, ये आएगा इसमें, क्योंकि आधे च के बाद में यह है। दोस्तों याद रखना, मैंने विश्लेषण आप लोग को सिखाया है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आज के मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? आज का जो मानव है वो अपने जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? पढ़ते हैं इस सवाल को, देखिए यहां से देखिए, आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। सुख समृद्धि चाहिए उसे। अब ऑप्शंस पढ़ लीजिए। सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, क्या आपको ये लगता है? और आगे देखिए, अपना यश फैलाने के प्रयत्न में, संसार की सुख समृद्धि। ऊपर क्या दिया हुआ है? सुख समृद्धि। तो उसे संसार की सुख समृद्धि चाहिए, इसलिए मानव जीवन को जटिल बनाता जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखिए ऊपर। ठीक है, देखिए सुख समृद्धि बटोरने के प्रयास में, तो यहां भी सुख समृद्धि हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ये वाला हल करिए भाई। गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ, है ना, भौतिक पदार्थ क्या है गद्यांश के अनुसार? पढ़िए जरा दोस्त इसे, इसमें क्या दे रखा है भौतिक पदार्थों के बारे में। देखिए जरा, सवाल नंबर 9 है, क्या दे रखा है बताइए भाई।
देखिए, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। उपभोगवादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि ये भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं। तो देखो, सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं। भौतिक पदार्थ क्या कर सकते हैं? सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। ठीक है, देखो ये रहा यहाँ पे, ये भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण क्या है? मानवीय करुणा का कारण। पढ़िए भाई। देखिए, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण है। मानवीय दुखों का मूल कारण कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन डी। ध्यान से देखेंगे हम लोग, उत्तर मिलेगा। हम लोग गद्यांश पढ़ने से पहले जल्दबाजी कर देते हैं, तो मैं 3 से 4 गद्यांश आप लोग को डेली वेज प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ताकि ये टॉपिक आपका यूपी SSC के लिए, जहां 10 नंबर का ये टॉपिक आना है, यूपीएसआई में 5 नंबर का ये टॉपिक आना है, SSC GD 5 क्वेश्चनों का ये टॉपिक आना है, आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, शील युक्त व्यवहार, ये मनुष्य का एक व्यवहार है। शील युक्त का मतलब शांत प्रवृत्ति वाला, ठीक है ना, सोच समझ वाला। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शील के संबंध में गलत है? शील युक्त व्यवहार से सुखद वातावरण का निर्माण, मैंने बोला क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। शील एक दैवीय गुण है। पारिवारिक संस्कार शील को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शील युक्त व्यवहार छोटे बड़ों को समान रूप से आवश्यक है ना, छोटे बड़ों के प्रति सामान्य रूप से आवश्यक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। बहुत अच्छे। शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। बहुत अच्छे। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। शील युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है, इससे आशंका और संदेह की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती है ना। इससे ऐसे सुखद वातावरण का सृजन होता है जिसमें सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती। अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटे बड़ों आदि सभी के लिए शील युक्त जो व्यवहार है वो समान रूप से आवश्यक है। बहुत अच्छी, कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं आप लोगों ने इनमें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक लाइन है, देखिए, शील कोई दुर्लभ और दैवीय गुण नहीं है। तो आपके सवाल का आंसर मिल गया कि जो शील युक्त व्यवहार है वो कोई दैवीय गुण नहीं है। तो ये इसमें कथन गलत जाएगा, बी विकल्प आपका। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा पहले सवाल का आंसर ही निकालने के लिए। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, गद्यांश में रेखांकित जो अंश है उसकी उचित व्याख्या क्या होगी? रेखांकित, शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती, ये रेखांकित है। इसकी व्याख्या क्या है? शील प्रभु द्वारा दिया जाता है, जरा बताइए भाई। नहीं, किसी कार्य के बिगड़ने पर शील प्रभुत्व विस्थापित कर लेता है, बिल्कुल गलत। जहां शील का प्रभुत्व होता है वहां कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता, बिल्कुल ठीक है। जहां आपका व्यवहार बिल्कुल अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, वहां आपका प्रभुत्व होता है और वहां कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता है। जहां कार्य बिगड़ता है वहां शील का प्रभुत्व होता है, ये बात गलत है। तीसरा बिल्कुल इसका ठीक गया। इसमें 3 ही आप लोगों को सवाल हल करने। देखिए इस प्रकार से आपने हल कर लिया इसे। आगे, गद्यांश में कौन सा शब्द दोष प्रभावित का विलोम है? तो आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, है ना भाई, पढ़ भी सकते हो। या फिर अगर आपको दुष्प्रभावित का आपको विलोम याद है तो आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये आपको नहीं पता है तो इसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। दुष्प्रभावित का आप लोगों को इस विलोम मिल जाएगा, मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग छांट लीजिए, कहीं ना कहीं तो इसमें लिख ही रहा होगा। छांटिए कहां पे लिख रहा है। देखिए भाई, कहीं मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं मिल रहा है।
बताइए भाई, बोलिए ज़रा। एक बार कमेंट भी कर देना भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार से लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। मिल गया जी? आप कहेंगे सर मिल गया। दुष्प्रभावित का देखो ये रहा सु। दुष्प्रभावित का मतलब होता है, दुष् का मतलब होता है बुरा प्रभाव, सु का मतलब अच्छा प्रभाव। तो यहाँ आपका उत्तर भी मिल गया। इसमें मैंने बोला था लिख रहा होगा कहीं ना कहीं। तो देखो ये आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक जाएगा। देखिएगा कि आपने इन 13 सवालों में से कितने सवालों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। इससे आगे के सवाल कल की वीडियो में कराऊंगा। और ये यूपी SSS के द्वारा ही पूछा गया है 2019 में, ठीक है ना, 2019 में। चलिए, जय हिंद।